और बहुत स्पीडली किया जाएगा। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे कराएगी। इससे पहले मदरसों का सर्वे हुआ था और वक्फ संपत्तियों का सर्वे हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के भीतर सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। ये एक बड़ा आदेश है। सामान्य संपत्ति को प्रक्रिया का पालन न करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई वक्फ संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का फैसला है। प्रदेश भर के 75 जिलों में जितनी भी वक्फ की भूमि है उन्हें वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराया जाए। ये आदेश दिया गया है। जो वक्फ की भूमि है वो अभिलेखों में दर्ज हो और इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। ये भी आदेश है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? मंशा है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री न हो। तो वक्फ प्रॉपर्टी और पर अवैध कब्जे रोकने की इसकी मंशा है। आदेश के मुताबिक यूपी में प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी ताकि पता चल सकेगा। राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सभी जिलों को जांच 1 माह में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गैर वक्फ संपत्तियों को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने की अनियमितताओं के चलते 1989 का राजस्व विभाग का शासनादेश भी निरस्त किया गया है। तो यह एक बड़ा फैसला है योगी सरकार का। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों के सर्वे का निर्देश दिया है। और इस खबर पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं कि कमजोर समूह की ताकत कैसे बढ़े और बीच में जो गैप वर्षों से बच गए हैं उन गैप्स को सरकार के माध्यम से हम कैसे भर सकें और उस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकें। और इस दृष्टि से आप सबके ध्यान में है, जब कोविड का समय चल रहा था तो स्वाभाविक रूप से कृषि के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो उपलब्धियां थीं उसी ने निश्चित रूप से देश को बचाने का और उस परिस्थिति से निकालने का काम किया। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की बात की, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज की बात की। और आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत जहां एक और एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया, वहीं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हर्बल खेती और साथ में ही फूड प्रोसेसिंग के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना भी बनी, जिसका लाभ निश्चित रूप से अब नीचे तक पहुंच रहा है। हम लोगों की लगातार इस बात की कोशिश रही है कि सभी मंत्रालय एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करें और एकांगी ना सोचें, समुच्चय में ही हमें सोचना चाहिए। और सरकार जिन उद्देश्यों के लिए बनी है उन उद्देश्यों की पूर्ति योजनाओं के माध्यम से मिलकर हम सब लोगों को करनी चाहिए। और इस दृष्टि से निश्चित रूप से जो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड है, इसमें सैमुअल जी ने जो प्रेजेंटेशन में बताया कि कुल मिला के ये एक ऋण स्कीम है, लेकिन इस स्कीम की विशेषता है कि अगर हितग्राही बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं है और प्रोजेक्ट वाइबल है तो फिर इसको ऋण बिना बैंक के बहुत सारे चक्कर लगाए मिलने की लगभग गारंटी जैसी है। और 2 करोड़ रुपए तक की बैंक गारंटी भी है और साथ ही साथ 3% ब्याज की छूट भी है। और प्रेजेंटेशन में बताया भी कि बहुत आसानी से किसान पोर्टल पर भी हितग्राही अप्लाई कर सकता है। तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और कृषि मंत्रालय दोनों मिलकर अपनी योजनाओं को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रकल्प को एक तरफ ब्याज की सब्सिडी मिलेगी, बैंक से ऋण मिलना उसके लिए आसान हो जाएगा, और दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की
जो सब्सिडी और अन्य सुविधाएं हैं वो उसे मिलेंगी तो निश्चित रूप से वह अपने प्रकल्प को अच्छे से आगे बढ़ा सकेगा। इससे हम रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे जो आज देश की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देने की यात्रा में भी हम अपना योगदान दे सकेंगे और छोटे बड़े लोगों की ताकत बढ़ा के निश्चित रूप से देश के नवनिर्माण में योगदान दे सकेंगे। आज का यह अवसर निश्चित रूप से बहुत ही सुखदायी है, हम सबके मन को प्रसन्न करने वाला है। मैं इस अवसर पर दोनों मिनिस्ट्री के सभी अधिकारीगणों को और सभी हितग्राहियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यह जो हमारी साझेदारी है, कन्वर्जन है, यह सफल होगा और अधिक से अधिक लोग इससे लाभ ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कन्वर्जेंस पोर्टल के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन आप सुन रहे थे। और अब एक बार फिर वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर पर, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। वक्फ संपत्तियों का सीमांकन कराया जाएगा, उसका सर्वे कराया जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र इस वक्त लखनऊ से बने हुए हैं। रामेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से इस आदेश को लिया जा रहा है और इस आदेश की मंशा क्या है? देखिए, इस आदेश की जो योगी सरकार ने किया उसकी मंशा बिल्कुल साफ है। देखिए, 2009 में 4 लाख एकड़ भूमि वक्फ संपत्तियों के पास थी और 2022 आते आते करीब 8 लाख एकड़ से ज़्यादा की भूमि हो गई। यानी ये भूमि बढ़ी कहाँ है? उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो परिस्थितियाँ हैं, कहीं मजार बनी है, कहीं जुलूस हो रहा, कहीं कब्रिस्तान बनाए गए, कहीं मदरसे स्थापित किए गए और जो वक्फ बोर्ड का सर्वेयर है उसने उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया। वो ज़मीनें सरकारी थी जिन पर कब्जे किए गए थे। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के हिस्से में जाए और उसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जो राज्य सरकार की संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड में ना जाए, वो राज्य सरकार के हिस्से में दर्ज हो। तो ये बड़ी साफ मंशा के साथ, यानी ये नहीं कि घाल में लो वक्फ बोर्ड किसी को अपनी संपत्ति घोषित कर दे, फिर वो आदमी दौड़ता रहे, पता लगा किसी की निजी जमीनें हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती कि निजी जमीनें वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दी गई और वो जब उसको बेचना होता है, कुछ काम करना होता है, तो वक्फ बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो ये चुनौतियां जो आ रही हैं, ये ना है, ये मंशा बिल्कुल साफ है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिस्से पर और जो स्टेट लैंड है, जो राज्य सरकार की संपत्ति है, वो राज्य सरकार के हिस्से में दर्ज हो, ये तय किया गया है और यही इसकी मंशा है बेसिकली। निखिल जी, यानी कि कुछ लोगों ने, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो निजी संपत्तियां थी या जो अवैध संपत्तियां थी जिसको कहना चाहिए, उसको वक्फ में दर्ज कराकर उसको दबा रखा था, उस पर कब्जा कर रखा था? देखिए निखिल, वक्फ को 1995 में जो पावर्स मिले नरसिम्हा राव की सरकार ने असीमित पावर दिए हैं, वो किसी भी लैंड को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। अगर वहाँ कोई मुस्लिम कार्यक्रम लंबे समय से हो रहा या लंबे दौर से उस पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, कोई मजार बन गई है, कोई कब्रिस्तान नया बन गया है, तो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द की जमीन भी वक्फ में घोषित कर दी जाएगी। और वक्फ के लिए आप वक्फ को ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, आप इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो। तो ये तमाम तरह की अलग अलग चुनौतियाँ हैं जो लोग, जिनसे लोग परेशान थे। तो ये स्टेट लैंड और वक्फ की संपत्तियां अलग अलग की जाएं और ये घालमेल न चले और किसी की भी संपत्ति वक्फ बोर्ड में ना दर्ज कर दी जाए। क्योंकि सर्वेयर, एक सर्वेयर होता है, वो सर्वे करके उसने वक्फ में दर्ज कर दिया और उसके लिए आप कोर्ट को में चुनौती नहीं दे सकते हो, आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। वक्फ की तो 7 मेंबर होते हैं, 32 स्टेट की जो कमेटियां हैं वक्फ, उनमें सारे मुस्लिम होते हैं, तो आपके लिए चुनौतियां बढ़ती जाती, जो दूसरे धर्म के लोग हैं। तो ये चुनौती भी ना बढ़े, क्योंकि जो एक दूसरे के बीच विवाद की स्थिति ना है, ये भी एक कारण है कि इस तरीके की चुनौतियों से बचने के लिए सरकार ने ये कानून बनाने का प्रयास किया है। जो आदेश दिया उसकी यही मंशा है। जी, चलिए, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए। आपका कहने का आशय है कि कहीं ना कहीं इससे जो है वक्फ के लिए भी ये फायदेमंद है, इस लिहाज से भी फायदेमंद है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसका सीमांकन हो सकेगा। अगर कोई उस पर अवैध कब्जे कर रहा है तो उससे भी बचत हो सकेगी। फिलहाल इस पूरी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो कि विनोद बंसल, स्पोक्सपर्सन है वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, साथ ही साथ जितेंद्र तिवारी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौलाना साजिद रशीदी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और हमारे साथ में विनोद बंसल जी अभी जुड़े हुए हैं, बाकी 2 और अन्य लोग जैसे ही जुड़ेंगे उनको इस अपनी चर्चा में जोड़ेंगे। विनोद बंसल जी, किस तरह से देखते हैं यूपी सरकार के इस फैसले को?
देखिए कि बड़ा स्वागत का फैसला है, और वास्तव में जिसकी जो जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए। ये ईमानदारी के साथ ये जो निर्णय सरकार ने किया है, और उसका मुझे लगता है सबको स्वागत करना चाहिए। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है, देखिए कि देश भर के अंदर अभी तक जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर ऑफ द कंट्री। आप देखिए कि आर्मी के बाद में, आर्मी और रेलवे और आर्मी के बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास अकूत संपत्ति है तो आज देश भर में वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड के पास में ना 8.5 लाख हेक्टेयर भूमि और 6.5 लाख जो संपत्तियां हैं उसके पास हैं बेसिकली जी। आप देखिए कि ऐसे सब होने के बावजूद भी अभी तक जो है ना उनका कोई इनका जो स्वामित्व है, एक तरह से वक्फ बोर्ड का जो चाल चरित्र चेहरा है वो एक सामंतवादी सोच की तरह काम करता है वैसे। और इसने आप देखिए इसको जिस तरह से 1995 के कानून के तहत एक तरफ तो 1991 का कानून बना करके नरसिंह राव सरकार ने ही हिंदुओं को अब अपनी संपत्ति पर अधिकार से वंचित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ 1995 में ये कांग्रेस सरकार ने ही उस वक्फ बोर्ड कानून को इतना जबरदस्त और वो बना दिया कि ड्रैकोनियन कानून मैं कहूंगा, तानाशाही कानून, जिसकी वजह से अधिकार वो दे दिए जो सरकार के पास भी नहीं है। आप देखिए वक्फ बोर्ड आज किसी भी संपत्ति को अगर आपके पास अगर एक नोटिस इशू कर दे कि डीडी न्यूज का जो हेडक्वार्टर है वो वक्फ बोर्ड का है, तो डीडी न्यूज के जो सीईओ हैं वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा उनको, और वक्फ बोर्ड के पास जाकर के वक्फ बोर्ड की जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसी में अपील कर सकते हैं। और उसमें अपील को सुनने वाले कौन लोग हैं? वही सारे मुसलमान लोग हैं। और उसकी अपील जो है आप देखिए कि किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती, और आप देखिए सीधे सीधे जाओगे तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। और इस तरह से ये जो इनको जुडिशियल पावर, जिसको एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर मैं कहूंगा, वो जो जिस तरह से वक्फ बोर्ड को दे रखी है, उसके कारण क्या है कि जो लोग पीड़ित पक्षकार हैं, जिनकी संपत्ति को जबरदस्ती हड़पा जा रहा है या हड़पा गया है जी, वो आप विनोद जी दरअसल मंशा जो सरकार की है शायद वो इतना आगे तक नहीं, मंशा है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का अवैध कब्जा और ये सारी चीजें हो रही हैं उसको भी रोका जाए, इसका सीमांकन किया जाए, चीजें दुरुस्त हों, ये भी सरकार चाहती है, उसका सही उपयोग हो सके। निश्चित रूप से देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है इसमें कोई प्रश्न चिन्ह किसी का लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। और वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से मदरसों का सर्वे करा रही है उसी तरह से ये वक्फ बोर्ड की जमीन का सर्वे करा रही है, और ये बात तो ठीक है कि जिसकी जो जमीन है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन बात यह कि ये भी जांच का विषय है कि 1947 से लेकर के आज तक कितनी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, अनाधिकृत रूप से कब्जे कितने हो रखे हैं, आखिरकार वो अनाधिकृत। आप देखिए मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं आपको दिल्ली के प्राइम लैंड की 123 प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज को 1984 में तत्कालीन सरकार ने और उसको वक्फ बोर्ड को दे दी थी। विश्व हिंदू परिषद ने हाईकोर्ट में केस दायर करके कहा कि भैया ये संपत्ति तो भारत सरकार की है, आप कैसे दे सकते हो इनको, वो कैसे इसके मालिक बन जाएंगे। अंतर्गत तो हमने पिछले 40 वर्षों से हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद जो है, आखिरकार ये सरकारी संपत्तियां जो कि 1911 से लेकर के 1915 के बीच में है, जब कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट की थी अंग्रेजों ने, तब भारत सरकार ने उनको अधिकृत किया था, तो संपत्ति इनकी कैसे हो गई भाई। आप देखिए कि उन प्रॉपर्टीज को 2014 के इलेक्शन जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे उसी दिन मनमोहन सिंह सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके और पूरे वक्फ बोर्ड को दे दी थी। तो इस तरह से जो है ना कुछ सरकारों के मिलीभगत के कारण, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण जो है संपत्तियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, और जिस तरह से भारत के टैक्स पेयर्स के जो पैसा है उसके साथ छल किया है, ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। चलिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। आपने कहा कि जो पिछली सरकारें थी या इसके पहले की तमाम सरकारें थी जिन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें सामने आई। हमारे साथ में मौलाना साजिद रशीदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे। सरकार जो वक्फ संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश में उनका सर्वे करा रही है, उनका सीमांकन करा रही है, और कहा जा रहा है कि मंशा उसकी साफ है ताकि जो चीज़ें हैं वो साफ हो सकें, जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको जो राजस्व अभिलेख है उनमें दर्ज हो सके, जो अवैध कब्जे हैं उनको छुड़ाया जाए। मौलाना साजिद रशीदी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मौलाना साजिद रशीदी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के बाद जैसे ही वापस होंगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान,
हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार। 1 महीने में इसकी रिपोर्ट देनी होगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, जितेंद्र तिवारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और मौलाना साजिद रशीदी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल चलते हैं जितेंद्र तिवारी जी के पास। जितेंद्र तिवारी जी, इसमें तमाम पक्ष प्रतिपक्ष की बात कही जा रही है और कई सारे लोगों के मन में ये मंशा हो सकती है या ये इस तरह की बात आ सकती है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो चीज़ों को अब पलटने की कोशिश कर रही है, या जो वक्फ संपत्तियों से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लग सकता है कि ये शायद कहीं ना कहीं एट्रॉसिटी हो रही है। लेकिन असल स्थिति क्या है, किस तरह से समझाएंगे इसको? जितेंद्र तिवारी जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जितेंद्र तिवारी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज? जी जितेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, तो जी। सवाल ये है कि क्या इस देश में हर एक वर्ग, हर एक तबके, हर एक धर्म के लिए हर जगह अलग अलग कानून चलेंगे क्या? क्या ये देश जब तरक्की कर रहा है तो पूरा देश एक साथ तरक्की करेगा, या एक वर्ग अपनी पहचान, अपनी अस्मिता के नाम पर बहुत सारी चीजें अलग अलग चलाता रहेगा? वो कहेगा साहब मदरसों को आप नहीं देख सकते, हम अपनी अलग तालीम देंगे। आप वक्फ बोर्ड क्यों नहीं दे सकते, ये आपका दीनी मामला है। अरे भाई, आपके पास संपत्तियां हैं, उस संपत्तियों का अगर रिकॉर्ड ठीक प्रकार से रखा जा रहा है ताकि भविष्य में जो अब तक विवाद होते रहे हैं वो विवाद फ्यूचर में ना हो। दोनों तरफ से विवाद होते हैं, कहीं ये हिंदू मुस्लिम का विवाद हो जाता है, कहीं वक्फ की संपत्ति मुस्लिम लोग ही बेचना शुरू कर देते हैं, दुकानें बना लेते हैं, अपने संगे संबंधियों को देते हैं, खा पी लेते हैं। तो अगर वो चीज ऑन रिकॉर्ड आ रही है, देश एक दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इसमें किसी को हर्ज क्यों होना चाहिए? आप हर चीज में मजहब को कहाँ ले आते हैं? आप नमाज पढ़िए 5 वक्त की, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मस्जिदों में जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप वक्फ रखते हैं, जब आप संपत्ति रखते हैं, तो संपत्ति का रिकॉर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? क्या परेशानी है इसमें आपको? जी, एक बात बताइए कि क्या इसको इस तरह से भी लेते हैं कि दरअसल वक्फ के कुछ ओहदेदारों के या सीमित लोगों के चंगुल से छुड़ाकर जमीन अब जो भले ही मुस्लिम समुदाय से ही जुड़े हुए लोग हों, अब वो सार्वजनिक संपत्ति हो सके, उन सब का अधिकार उस पर हो सके, ये भी कहीं ना कहीं मंशा है? देखिए, हमेशा से कुछ लोग, बल्कि मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ इस्लाम के जानने वाले लोग ही कहते हैं कि एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। तो जो मुल्ला के इस्लाम वाले लोग हैं, जिन्होंने बाकी बिरादरी को भड़का के अपनी दुकानें चला रखी हैं, जब भी उनके ऊपर आ जाती है वो इस्लाम को आगे कर देते हैं, बड़े मुस्लिम तबके को आगे कर देते हैं, और उनकी आड़ में, उनके पीछे खड़े होके पूरी मलाई वही खाते हैं जो कश्मीर में अब तक होता रहा है। आप भी जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं। 30 साल बाद आप ही दिखा रहे थे कि वहां जो है, कल अभी परसों एक थिएटर खुला है, तो ये 30 साल तक बंद क्यों रहा? क्योंकि वहां जो
इस्लाम के नाम के जो मलाई खाने वाले लोग थे, 4-5 परिवार थे, उन्होंने कश्मीर का क्या सत्यानाश किया था। दुनिया ये असल में क्या है कि जब भी मुल्ला के इस्लाम से ये जो असली लोग जो हैं वो समझ जाएंगे, तो वो ना तो ये मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़ेंगे, ना हर छोटी छोटी चीज पर अड़ेंगे। अड़ाने वाले वही लोग हैं जो बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन जितेंद्र जी, दरअसल कानून खत्म करने की बात किसी तरह से नहीं कही गई है और ना ही ये कहा गया है कि इन संपत्तियों पर, दरअसल संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा है उसको छोड़ा जाए, जो सीमांकन है वो किया जाए, राजस्व अभिलेखों में सही चीजें दर्ज की जाएं। इस देश का जो बड़ा तबका है, यहाँ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठे, वो जवाब देंगे कि हिंदू समाज की जो बड़ी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, करोड़ों अरबों रुपए जो जहां चढ़ावा आता है, वहां भी सरकार ने रिसीवर बिठा रखे हैं। हालांकि वो मांग उठती रही है कि इनको मुक्त किया जाए, लेकिन हिंदू समाज ने वो स्वीकार किया और उनको करने दिया कि अगर उनको लगता है कि वो सब चीजें, उनकी संपत्ति कितनी है, कितना चढ़ावा आता है, कितना उसको समाज के काम में जाना चाहिए, तो अगर एक बड़े तबके ने कर रखा है तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए कि जितनी भी वक्फ की संपत्ति है उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़ गए हैं। साजिद रशीदी साहब, सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह से देखते हैं योगी सरकार के इस फैसले को? देखिए, योगी सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। अभी मुझसे पहले वक्ता जर्नलिस्ट साहब कह रहे थे कि लोगों को ऐतराज है, किसी को इस पर ऐतराज नहीं है जी। और वक्फ का ब्यौरा होना चाहिए सरकार के पास, तो पहले से ऑलरेडी है और भी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कुछ बातें इस तरह की आती हैं कि कहीं ना कहीं इस्लाम को बीच में ले आया जाता है। ये वक्फ संपत्ति की बात है, इससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है जी। दूसरे ये है कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं स्टेट के, वो सारे सरकारों के अंडर में आते हैं। वो सरकार के रिसीवर ही होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, सरकार से अलग नहीं होते वो लोग। जहां भी स्टेट चेयरमैन होता है वक्फ बोर्ड का, वो रिसीवर होता है सरकार का। वक्फ काउंसिल जो केंद्र सरकार के अंडर आती है, वो भी सरकार के अंडर में है। तो यहाँ तो ऑलरेडी सरकार के अंडर में चल रहा है सारा मामला। ये कह देना कि मुसलमान उसको सरकार के अंडर में नहीं दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं झूठी बात है, जिनको जानकारी नहीं है शायद। मौलाना साजिद रशीदी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बात कहना चाहता हूँ माध्यम से, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास भी हमारे वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्तियां हैं, खास तौर से दिल्ली में। मैं आपको ये दिखा सकता हूं, मेरे पास पूरा इसका ब्यौरा है, बहुत सारे पेजेस हैं मेरे पास इसके। ये देखिए आप, यहाँ आपके इसमें संपत्ति रेलवे के पास, डीडीए के पास, एमसीडी के पास, एनडीएमसी के पास, और न जाने किसकी। जी तो ये है डीडीए के बारे में, ये है कि जहां भी जगह देखता है वहां बोर्ड लगा देता है कि साहब ये जगह मेरी है, और वो उनको छुड़ा नहीं पाता। डीडीए उसको हड़प लेता है। ये 1947। जितेंद्र जी, उनको खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। जी मौलाना। ये 1970 का गजट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं जी। ये 1970 का गजट है। 91 में वक्फ एक्ट बना और 95 में उसमें अमेंडमेंट आए। अभी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि साहब इस तरह के अधिकार दे दिए कि वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति को अपना कह सकता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्फ बोर्ड तो अपनी संपत्ति नहीं बचा पा रहा है, वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति नहीं ले पा रहा है। यहाँ पहाड़गंज में मैं जहां बैठा हूं, मौलाना साजिद रशीदी, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूपी का ये जो अभी योगी जी ने कहा है कि इसका सर्वे किया जाए, दरअसल इसको किस तरह से देखना चाहिए? क्या मुस्लिम को इस तरह से नहीं देखना चाहिए क्या इसको, कि ये दरअसल एक कहीं ना कहीं उन्हीं के पक्ष में एक रेवोल्यूशन जैसा है कि ये जो जमीनें कहीं अगर गलत तरीके से दबी रही होंगी तो वो मिलेंगी वापस? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि ये अच्छा कदम है योगी जी का। जी चलिए, मैंने तो पहले ही बोला उसको। जी और चलिए, आपको याद विनोद बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। बाद में केंद्र सरकार ने बाकायदा इसका सर्वे कराया था। जी विनोद बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में अपने रिपोर्टर के पास भी मुझे जाना है। जी विनोद जी। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी
कुछ सरकारों ने पिछले 70 वर्षों में जिस तरह से भारत सरकार की डीडीए की और एलएनडी की जमीनों को हड़पने का काम इन्होंने वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया गया, ये जो है बेहद गंभीर है। आप देखिए इसमें एक ज्वलंत मुद्दा इन मौलाना साहब को पता होगा, वक्फ बोर्ड ने कोई संपत्ति किसी की नहीं हड़पी। भाई साहब ये झूठ बोल रहे हैं आप। बीच में नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आपको बोल दे रहा हूँ ना आपको। आपके पास कोई साजिद रशीदी, इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है इसका दरअसल कोई प्रूफ नहीं होता। आप कह रहे हैं कोई संपत्ति नहीं हड़पी, वो कह रहे हैं संपत्ति हड़पी। इस पे चर्चा हम इस पे ना सीमित करें, चर्चा इस पे ना ले जाए। चलिए मौलाना सुनने देते हैं। मौलाना साजिद रशीदी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी को सुन लेते हैं पहले। अच्छी बात लोगों के पास जानी चाहिए। मैं प्रूफ दे रहा हूँ भाई, सुनो तो सही यार। बात जानी चाहिए। आप ऐसी बातें करते हैं हमेशा मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। अब ये हिंदू समाज को सुनना नहीं चाहते। नहीं देखिए, ये मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम जैसा कोई फैक्टर है नहीं इसमें, इसलिए उसको इस वे में ना समझा जाए, ना जाना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों ले जाना चाहते हैं? देखिए जितेंद्र जी को आपने रुकवा दिया, लेकिन विनोद जी बताइए। मौलाना थोड़ा शांत हो जाइए जी। देखिए मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, मैं कोई हवाई फायर नहीं करता कि सिंपल एक कागज दिखा दिया और पता लगा कि यही प्रूफ है। कागज दिखाना प्रूफ नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूं कि 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टीज को जिस तरह से इंदिरा गांधी सरकार ने और इनको वक्फ बोर्ड को थाली में परोस के दे दिया, उसके बाद हमने कहा भारत हाईकोर्ट में जाकर के, बाकायदा हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगाया उस पर। स्टे लगाने के बाद में आपको याद होगा मौलाना साहब कि अब 8 मार्च 2014 को जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे पार्लियामेंट के, उसी दिन आपकी मनमोहनी सरकार ने आपको ऊपर रहमो करम दिखा करके और एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से वो सारी की सारी 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। और आप देखिए कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी पता है आपको? उसमें एक प्रॉपर्टी तो उपराष्ट्रपति भवन के अंदर है, हमारी है मेरे भाई, वो दरअसल विनोद जी और मौलाना साजिद रशीदी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चर्चा है ये अंतहीन है कि सरकार ने क्या किया है, सरकारों ने निश्चित तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई, ये सारी चीजें सत्य है अपनी जगह पर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं आज। इसलिए आप सभी लोगों को विराम देंगे, यहाँ पर अपने रिपोर्टर रामेंद्र के पास चलेंगे। विनोद जी, दरअसल हमारा विषय वो नहीं है, सरकारों ने तुष्टीकरण किया इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो ये नहीं है। अपने रिपोर्टर रामेंद्र के पास जाना चाहते हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल ये जो विषय है हमारा पूरा, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि राजस्व के अभिलोकों को दुरुस्त करने का है, बल्कि ये कहीं ना कहीं इस बात का है कि जो वक्फ की जमीनें हैं उनका सही सीमांकन किया जाए, उनको अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। ये जितनी सोच है कहीं ना कहीं हम हिंदू मुस्लिम पर आकर रुक जाते हैं, उससे कहीं और आगे है। बिल्कुल, देखिए हिंदू मुस्लिम का इशू है ही नहीं। ये जो वक्फ बोर्ड पर बैठाए गए थे, जिनके खिलाफ बाद में मुकदमे लिखे गए, ऐसे कई नाम है उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में। अभी पिछली बार भी जो वक्फ बोर्ड से हटाए गए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे। तो वो वक्फ की संपत्ति बेचने वाले कोई हिंदू थोड़ी होते हैं। वक्फ बोर्ड में जो बैठाए गए 7 के 7 मेंबर मुस्लिम होते हैं और उन्होंने अरबों की संपत्तियां बेची हैं। कई के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, कई के मुकदमे चल रहे हैं, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे चलेंगे। जैसे ये सारी चीजें ओपन होंगी तो अभी कई वक्फ बोर्ड में जो पिछली बार पहले रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे। तो वक्फ की संपत्ति अगर सरकार के जो खिताब है, जो उनके दस्तावेज हैं उनमें दर्ज होगी, तो कम से कम ये तो रहेगा कि वो आइंदा आने वाले वक्फ बोर्ड के लोग बेच नहीं पाएंगे। वक्फ बोर्ड में जाने के लिए एक लंबी फेहरिस्त रहती है। वक्फ बोर्ड में क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ कोई सामाजिक काम नहीं करने जाना चाहते हैं, ऐसे बड़े लोगों की तादाद है। तो ये हिंदू मुस्लिम का इशू निखिल बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ की संपत्ति कैसे बचे, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वक्फ के ही कुछ जो अगर ओहदेदार अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी इसमें कहीं कहीं कार्रवाई हो सकती है। उनके चंगुल से छुड़ा करके जमीनें जो आम मुस्लिम हैं उनके पक्ष में आएंगी और जो राजस्व अभिलेख है उनको दुरुस्त किया जा सकेगा। फिलहाल आप सभी का, आप चारों का, विनोद बंसल जी आपका, जितेंद्र तिवारी जी आपका, मौलाना साजिद रशीदी आपका, साथ ही साथ रामेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हो 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 हो